दोस्तों, हमारे चैनल एजीएन वायर में आपका स्वागत है। मैं जया। हम लोग प्राचीन भारत की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने कई महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं और इससे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से मौर्य काल में भारत का एकीकरण होता है और साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान तक के क्षेत्रों में हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती हैं और फिर अशोक के बाद उसके जो नेक्स्ट जनरेशन वाले शासक रहते हैं वो इस प्रकार से राज्य का संचालन नहीं कर पाते हैं कि एकीकरण बना रहे, यानी कि साम्राज्य का विस्तार होता रहे। धीरे धीरे मौर्य काल के अंतिम समय में क्या होता है कि साम्राज्य बिखर जाता है और एक छत्र साम्राज्य न रह करके छोटे छोटे राजाओं का उद्भव होता है। और इस प्रकार से मौर्य काल के बाद हम आएंगे मौर्योत्तर काल में, और इस मौर्योत्तर काल के संबंध में हम देखेंगे कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय जब हमने देखा था तो हमने देखा था छठी से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय में कुछ नए धर्मों का उदय हुआ और फिर किस प्रकार से ब्राह्मण धर्म पीछे हो जाता है। लेकिन इस चैप्टर में जब हम आएंगे मौर्योत्तर काल में तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ ब्राह्मण धर्म का ही स्वरूप लेकर के कुछ वंशों का उदय होगा और ये ब्राह्मण धर्म को ही आगे बढ़ाएंगे, वैदिक धर्म को आगे बढ़ाएंगे और कुल मिलाकर बौद्ध धर्म यहाँ पर पीछे हो जाएगा। जैन धर्म की स्थितियां भी इस तरह से अग्रणी नहीं रह जाएंगी। तो यहाँ पे जो 4 वंश पढ़ेंगे फिलहाल हम इस वीडियो में, ये सभी ब्राह्मण वंश हैं। तो पहला तो इस चैप्टर से यही क्रम लगाने के लिए आता है कि मौर्योत्तर काल में कौन कौन से जो है वंश हुए, इनको क्रम वाइज सजाइए। और दूसरा यहाँ से कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं से, कुछ इनके संस्थापक को लेकर के प्रश्न बनेंगे। कुल मिलाकर ये चैप्टर मौर्योत्तर काल का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप अगर स्किप करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि आप मौर्य काल के संबंध में तो अच्छे से जान लेंगे, लेकिन मौर्योत्तर काल को छोड़ देंगे और गुप्त काल को पढ़ेंगे तो जो बीच में छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो फिर ऐसा लगता है कि ये कहाँ से आ गया। इसलिए ये चैप्टर पढ़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है चैप्टर, आप ऐसा समझ लीजिए कि इसमें जो छोटे छोटे वंश हैं इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन इनके संस्थापक से लेकर राजधानियों से लेकर के या फिर कुछ छोटे छोटे महीन प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। तो चैप्टर पर ध्यान दीजिएगा और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि प्रश्न बनते नहीं है। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है इस चैप्टर में और इससे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मौर्य काल में आपने क्या देखा कि मौर्य काल का अंतिम शासक ब्रह्मदत्त जो था उसकी हत्या करके पुष्पमित्र शुंग जो है राजा बनता है, और जब राजा बनता है तो शुंग वंश की स्थापना होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मौर्योत्तर काल में कुल मिलाकर के आपको ये इधर के 4 और इधर के 4 कुल मिलाकर 8 वंशों के बारे में पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम लोग इन 4 वंशों के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके बाद ये वाले 4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखें, सबसे पहले शुंग वंश। पहले तो ये क्रम में ही सजाने के लिए आएगा। शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश या महामेट वाहन वंश। तो शुंग वंश की स्थापना ये सभी यानी कि ये चारों जो हैं ये सभी कैसे वंश हैं, तो ये ब्राह्मण वंश हैं। तो शुंग वंश की बात करें तो शुंग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्पमित्र शुंग, जिसने 185 ईसा पूर्व में किसकी हत्या कर दी? तो अंतिम शासक ब्रहदत्त की हत्या करके ये राजा बनता है। कुल मिलाकर पुष्पमित्र शुंग जो था वो ब्रहदत्त का सेनापति था और उसने अपने राजा की हत्या कर दी और फिर वह राजा बन गया। कुछ पुष्पमित्र शुंग या फिर कुछ ब्राह्मण इस बात से भी दुखी थे कि बौद्ध धर्म का अत्यंत प्रचार होता जा रहा है और कहीं ना कहीं ब्राह्मण धर्म या वैष्णव धर्म बहुत पीछे हुआ जा रहा है। ये भी एक कारण रहा इस वंश के उदय का। तो अगर कहीं कारण और कथन में आप फंस जाएं तो ये समझ लीजिएगा कि ब्राह्मण वंश के उद्भव का और बौद्ध काल के पीछे जाने का जो क्रम है वो भी यहीं से शुरू होगा। पुष्पमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए और इन अश्वमेध यज्ञों का संचालन किसने किया? तो पतंजलि ने। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये पुष्पमित्र शुंग के ही समकालीन थे और ये उनके राजपुरोहित थे। अब यहाँ पे देखिए कि भरभूत स्तूप, मैंने सिर्फ मेन पॉइंट यहाँ पे मेंशन
मेंशन किया है। अगर आपको डीपली पढ़ना होगा तो आप थोड़ा बुक की हेल्प लीजिएगा, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं, आप समझ लीजिए। भरभूत स्तूप को बनाने का श्रेय जो है पुष्पमित्र शुंग को जाता है, लेकिन इस स्तूप को बनाने से पहले की परिस्थितियों को समझ लीजिए कि कहा जाता है कि पुष्पमित्र शुंग ने 84,000 स्तूपों को तोड़ दिया था। कुल मिला के वो पूरी तरह से बौद्ध धर्म का विनाश चाहता था और वो ब्राह्मण धर्म को ही फैलाना चाहता था। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल केस यहाँ पे दिया हुआ है कि उसने भरभूत स्तूप जो है भरभूत स्तूप का निर्माण करवाया है। दूसरी बात, अशोक के समय में या अशोक के जो भी उत्तराधिकारी थे उनके समय में जो भी स्तूप निर्मित किए गए उनकी रेलिंग जो थी वो लकड़ी की बनी हुई थी। लेकिन शुंग वंश में आप देखेंगे कि इन्होंने क्या किया कि उन लकड़ी की रेलिंग को हटा करके पत्थर की रेलिंग करवा दी। तो ऐसा ये एक्सेप्शनल केस है कि भरभूत स्तूप का निर्माण करवाया और रेलिंग जो है पत्थर की करवा दी। बाकी पुष्पमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म में का विनाश करने में भी उसका एक प्रमुख हाथ है। तो आप ये देख लीजिए। अब उसके बाद शुंग वंश की राजधानी की अगर चर्चा करें तो इनकी राजधानी विदिशा थी और मौर्य काल में आपने देखा कि राजधानी पाटलिपुत्र थी। उससे पहले भी आप देख रहे थे कि मगध की अलग अलग राजधानियां थी, जैसे राजगृह थी, कालाशोक के समय वैशाली थी और उसके बाद जो है अशोक के समय पाटलिपुत्र होती है। तो कुल मिलाकर पाटलिपुत्र ही राजधानी थी पहले मगध की। लेकिन जब पुष्पमित्र शुंग शासन करने आता है तो फिर वो राजधानी पाटलिपुत्र से बदल करके विदिशा कर देता है। और वर्तमान में अगर आपसे पूछेगा कि ये विदिशा का क्षेत्र कहाँ है तो ये विदिशा MP में पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ से एक और बात आप देखें कि मलाविका अग्निमित्रम का संबंध जो है शुंग वंश से है। और ये मलाविका अग्निमित्र क्या है तो ये कालिदास द्वारा रचित एक महाकाव्य है जो कि शुंग वंश के राजा यानी पुष्पमित्र शुंग का उत्तराधिकारी जो था अग्निमित्र, उसको एक स्त्री से प्रेम हो जाता है। मलाविका नाम की वो स्त्री होती है, उसके प्रेम संबंध और उसका विवाह किस प्रकार से होता है और उसके विरह के संबंध में जो भी कुछ जानकारियां वो कालिदास ने मलाविका अग्निमित्रम नामक ग्रंथ में दी है। तो आपने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे, क्या देखा कि पतंजलि इनके राजपुरोहित थे और इन्होंने क्या किया है तो इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, भरभूत स्तूप का निर्माण करवाया पुष्पमित्र शुंग ने। और एक और प्रश्न यहाँ पर आया, क्या मलाविका अग्निमित्र की रचना कालिदास ने की और ये अग्निमित्र कौन है तो ये शुंग वंश से संबंधित है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैंने ये नोट डाउन किया है कि अग्निमित्र का संबंध किस वंश से है तो शुंग वंश से। उसके बाद अंतिम शासक इस वंश का कौन होता है, देवहूति। देवहूति इस वंश का अंतिम शासक होता है। अब शुंगकालीन कला की अगर बात करें तो विदिशा का जो गरुड़ स्तंभ है ये भगवान विष्णु के पूजा के संबंध में जो है बताता है। तो विदिशा का गरुड़ स्तंभ किससे संबंधित है तो ये शुंग काल से संबंधित है। भाजा का चैत्य एवं विहार। अब चैत्य से आप क्या समझते हैं, कई बार ये भी प्रश्न अगर आपसे पूछ ले कि चैत्य से आप क्या समझते हैं, तो चैत्य बौद्ध काल में पूजा स्थल होते हैं और विहार क्या होते हैं तो जो भिक्षुक और भिक्षुड़ियाँ होती थी तो उनको रहने के लिए जो स्थान था उसको हम विहार कहते हैं और जो पूजा स्थल होते हैं बौद्ध धर्म के वो चैत्य कहलाते हैं। तो भाजा का चैत्य और विहार भी किससे संबंधित है, ये शुंग काल से संबंधित है। नासिक का कार्ले चैत्य भी का संबंध भी शुंग काल से है तथा मथुरा में अनेक यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां मिली हैं। इससे पहले आपने शायद किसी चैप्टर में पढ़ा नहीं होगा यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियों से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ से ये प्रश्न बनेगा कि यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां किस वंश से संबंधित है तो शुंग काल से ये संबंधित है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल यही प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर से। बाकी अगर आप चाहें कि इनके साहित्यिक स्रोत क्या हैं तो आप पढ़ सकते हैं, जैसे महाभाष्य से इसकी जानकारी मिलती है और पुराण से जानकारी मिलती है। अनेक ग्रंथ हैं जिससे शुंग वंश के संबंध में जानकारी मिलती है और ये बताते हैं कि ये ब्राह्मण धर्म का विस्तार करता है ये धर्म। और इस धर्म के बाद, इस वंश के बाद जो वंश आता है कण्व वंश, ये भी ब्राह्मण कालीन वंशीय यानी ब्राह्मण वंशीय। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि देवहूति जिस प्रकार से बृहद्रथ की हत्या करके पुष्पमित्र शुंग राजा बनता है, इसी प्रकार से अंतिम शासक देवहूति की हत्या करके वासुदेव नाम का एक व्यक्ति जो है कण्व वंश की स्थापना करता है। और यहाँ से कुछ भी प्रश्न नहीं बनेंगे, सिर्फ यहाँ इसके संस्थापक से प्रश्न पूछता है या फिर हो सकता है इसके अंतिम शासक से प्रश्न बने। तो
बहुत ज़्यादा आपको इस पर बहुत ज़्यादा आपको इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर पढ़ने की इच्छा होगी तो थोड़ा बुक की हेल्प लें। यहाँ पे इनका इसका संस्थापक कौन है? वासुदेव। और अंतिम शासक कौन थे? सुशर्मा। इसके बाद जो आप यहाँ पे देख रहे हैं सातवाहन वंश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सातवाहनों से सिर्फ ना क्वेश्चन बनेंगे, सिर्फ आपको मतलब यहाँ से इसके वंश से संबंधित ही सिर्फ जानकारी या क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बल्कि सातवाहनों की प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, इनकी मुद्रा और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि सातवाहन वंश अत्यंत महत्वपूर्ण और ये एक सामंती व्यवस्था का जन्मदाता है। क्योंकि भारत में इससे पहले आप कहीं पर भी भूमि दान प्रणाली को नहीं पढ़ते हैं, किस प्रकार से भारत में सामंती व्यवस्था का जन्म होता है। और ये सामंती व्यवस्थाएं आप देखते हैं कि जब तक भारत आज़ाद नहीं होता है, यानी ब्रिटिश काल तक जागीरदार लोग होते हैं, तो वो जो जागीरदारी यहाँ पे आप पढ़ेंगे या फिर ये जो सामंती व्यवस्था आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं मौर्योत्तर काल में, इसका बहुत विशिष्ट प्रभाव आपको बाद में भी देखने के लिए मिलता है। यदि सातवाहन वंश जिस तरह से ये महत्वपूर्ण, जिस तरह से शुंग वंश महत्वपूर्ण था, इसी प्रकार से सातवाहन वंश भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इसे। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुक ने। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, इसको पैठन भी कहते हैं, पैठन या प्रतिष्ठान। ये कौन सा क्षेत्र है? तो ये आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का सम्मिलित क्षेत्र है, जहाँ पे सातवाहनों का उद्भव हुआ। इनकी भाषा प्राकृत थी और जो लिपि लिखी जाती थी इनके समय, जिस लिपि में लिखा जाता था वो ब्राह्मी थी। इसमें 4 महत्वपूर्ण शासकों की चर्चा हुई। तो सातकर्णी प्रथम, हाल, गौतमीपुत्र सातकर्णी और यज्ञश्री सातकर्णी। बाकी 3 के विषय में अगर आप नहीं जानते होंगे, लेकिन गौतमीपुत्र सातकर्णी तो बहुत ही फेमस राजा हुआ और इसके संबंध में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं हमें। तो फिलहाल आप एक क्रम में देख लीजिए कि सातकर्णी प्रथम, हाल और गौतमीपुत्र सातकर्णी और यज्ञश्री सातकर्णी। और भी शासक थे, लेकिन यहाँ पे जो महत्वपूर्ण थे वो मैंने नोट डाउन किया है। आप देखें सातकर्णी के संबंध में तो रानी नग्निका का एक अभिलेख मिलता है, नाना घाट अभिलेख, वो सातकर्णी प्रथम से संबंधित है। तथा मालव शैली की गोल मुद्राएं चलाई किसने? सातकर्णी प्रथम ने। और उसने अपनी पत्नी के नाम से रजत के सिक्के भी चलाए हैं। तथा सिक्कों पर श्री सात लिखा होता था, जो कि सातवाहनों का प्रतीक था। तो ये 3 पॉइंट जो है सातकर्णी प्रथम से आप नोट कर लीजिएगा। क्या क्या? नाना घाट अभिलेख, जो कि रानी नग्निका द्वारा लिखवाया गया था, तो रानी नग्निका का नाना घाट अभिलेख, मालव शैली की गोल मुद्रा तथा सिक्कों पे श्री सात लिखा होता था, तथा इसने अपनी पत्नी के नाम से रजत के सिक्के भी चलाए। ये सारी जानकारियां आपको सातकर्णी प्रथम के संबंध में याद रखनी है। उसके बाद हाल की बात करें तो हाल ने एक बहुत ही अच्छा मुक्तक काव्य लिखा है। इसी मुक्तक काव्य को हम गाथा सप्तशती के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से सिर्फ यही इतना प्रश्न बनेगा कि गाथा सप्तशती के लेखक कौन है, और अगर बहुत डीपली पूछेगा तो इसकी भाषा क्या है, तो प्राकृत है और ये एक काव्य है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े तो गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो कि जिसकी जानकारी इनकी माँ जो थी गौतमी बलश्री ने एक नासिक अभिलेख लिखवाया, उसके संबंध में उससे गौतमीपुत्र सातकर्णी की जानकारी मिलती है। और यहीं से पता चलता है कि सातवाहन जो है मातृसत्तात्मक थे, यानी कि इनके यहाँ माँ के नाम से बच्चे जाने जाते थे, मातृसत्तात्मक समाज था। लेकिन जब कभी भी राजा बनने की बात आती थी तो समाज स्त्रियों को सम्मान तो देता था और उनको उच्च पद की प्राप्ति भी थी, लेकिन राजा बनने की जब भी बात आती थी तो पुरुष ही राजा बनते थे, स्त्रियां राजा नहीं बनती थी। तो ये एक अपवाद भी है, यानी कि स्त्रियों के नाम से ही बच्चे जाने जाते थे और समाज मात्र सत्तात्मक ही था, लेकिन फिर भी राजा बनने के क्रम में पुरुष ही राजा बनते थे। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी से ये जानकारी मिलती है कि समाज मात्र सत्तात्मक था। इनकी माता गौतमी बलश्री जो थी, इन्होंने नासिक अभिलेख में ये जानकारी दी है इनके संबंध में, गौतमीपुत्र सातकर्णी के संबंध में। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कुछ उपाधियां धारण की, जैसे बेड़कटक, राजराज और विंध्य जो है विंध्य नरेश की उपाधि। तथा इसके बाद हम देखें तो यज्ञश्री सातकर्णी का नाम आता है। यज्ञश्री सातकर्णी से सिर्फ एक प्रश्न आप देखेंगे कि इनके समय में जो इसको जलयान चलाने का बहुत शौक था, यानी कि ये अच्छी जानकारी रखता था उस संबंध में।
तो इसने जो सिक्के चलाए उस सिक्कों पर जहाज के चित्र यानी पानी के जहाज के चित्र बने हुए हैं। तो कुल मिला के यहाँ से एक प्रश्न, तो यहाँ से जो छोटे छोटे प्रश्न थे उनको याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बीच बीच में से प्रश्न उठाते हैं। अब देखिए, सातवाहनकालीन संस्कृतियों की चर्चा करें अगर, तो यहाँ पे किसी भी काल के संबंध में अगर आपको जानकारी लेनी है तो उसके कुछ खंड कर लीजिए, और उन खंडों पर अगर आप विशेष रूप से गौर करेंगे तो आपको अब चीजें आसानी से याद रहेंगी। सबसे पहले आप बात करें किसी भी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की, उसके बाद उसका समाज किस प्रकार था यानी कि सामाजिक व्यवस्था की, आर्थिक व्यवस्था की, धार्मिक व्यवस्था की, कला एवं भाषा की। तो देखें, अभी मैंने आपको बताया कि इनके समय में क्या होता था सातवाहनों के समय में, कि क्योंकि ये सभी वंश ब्राह्मण वंश है और ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा देते हैं और ये ब्राह्मणों को अत्यंत पूज्य मानते हैं, और कुल मिलाकर बौद्धों को अभी इन्होंने संरक्षण किया है कुछ हद तक सातवाहनों ने, यानी कि ये बौद्ध गुरु जो थे उनको भी दान देते थे। लेकिन ये क्या करते हैं कि वेतन के रूप में नगद धनराशि ना दे करके ये भूमि के कुछ टुकड़ों को दान में दे देते हैं, यानी भूमि का कुछ भाग दे देते हैं या गांव दे देते हैं 2-4, और फिर कहते हैं कि इस क्षेत्र से जितनी भी लगान यानी जितनी भी आय की प्राप्ति होगी उसे आप रख लेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे देते देते गांव और गांव कुछ लोगों के पास बहुत सारे गांव इकट्ठा हो जाते हैं और वो उससे लगान वसूलना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से सामंती व्यवस्था का जन्म होता है। तो यहाँ से सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यही बनता है कि आप सामंती व्यवस्था के उद्भव से क्या समझते हैं, या फिर सामंती व्यवस्था भारत में किस दौर में शुरू होती है, तो यही सातवाहनों के दौर में। तो यहाँ से सामंती व्यवस्था का प्रारंभ होता है। तथा यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये देखेंगे कि सातवाहनों के समय में जिले को आहार कहा जाता था और इनके अधिकारी जो थे वो अमात्य या महामात्य के नाम से जाने जाते हैं। तो अमात्य और महामात्य की चर्चा तो हम लोग मौर्य वंश में भी कर चुके हैं, वहाँ पर भी आपने देखा था कि राज अधिकारियों को अमात्य या महामात्य के नाम से जाना जाता था। इसकी सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो जैसा कि ये लोग ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, तो ये जो 4 वर्ण हैं उन वर्णों के वर्ण व्यवस्था के ये लोग पोषक हैं। तथा कहीं ना कहीं इन्होंने कोशिश की कि समाज जो है संकर प्रणालियों से उभर जाए, यानी कि 2 अलग अलग जातियों के विवाह के पश्चात जो पुत्र या पुत्री पैदा होते थे उनको वर्ण संकर के नाम से जानते थे। तो उस वर्ण संकर व्यवस्था की समाप्ति का श्रेय भी कुछ हद तक सातवाहनों को जाता है। तो ये वर्ण व्यवस्था के पोषक थे। तथा महिलाओं को इनके समाज में बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त था। तो महिलाएं शिक्षित थी, किसी प्रकार की पर्दा प्रथा की चर्चा नहीं होती इनके वंश में। तथा उनको संपत्ति का भागीदार भी बनाया गया। पुत्र और पुत्री अपनी माँ के नाम से ही जाने जाते थे। सिर्फ राजा बनने के क्रम में ही महिलाओं को स्थान प्राप्त नहीं था, बाकी महिलाओं को शीर्ष स्थान प्राप्त था। समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। इसके बाद आगे बढ़े और देखेंगे आर्थिक व्यवस्था की चर्चा करें तो दोनों प्रकार के व्यापार की चर्चा होती है, यानी कि सातवाहनों के समय बाह्य व्यापार, क्योंकि अभी आप देख रहे थे यहाँ पे सिक्कों की चर्चा हुई जहाँ पे जहाज के चित्र बने हुए हैं। तो यहीं से आप जानकारी कर सकते हैं कि आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार होते होंगे। और शिल्पी और जो व्यवसायी होते थे उनकी श्रेणियां अलग अलग श्रेणियां बनी हुई थी और उन श्रेणियों के जो प्रधान थे उनको श्रेष्ठीन उनको श्रेष्ठीन कहा जाता था। चांदी व तांबे के सिक्कों को करसापड़ कहा जाता था, यानी कि सातवाहनों ने कई प्रकार के सिक्के चलाए हैं। प्रोटीन के सिक्के थे और तांबे के सिक्के थे, चांदी के सिक्के हैं। तथा जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है, यानी कि जो सबसे ज्यादा प्रश्न बनेगा वहां से सातवाहनों की मुद्रा के संबंध में, तो सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए हैं। यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है कि भारत में कौन सा वंश ऐसा रहा जिसने शीशे के सिक्के चलाए, तो ये सातवाहन ही थे। ठीक है, तो चांदी और तांबे के सिक्कों को इनके यहाँ करसापड़ कहते थे और इन्होंने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए। तथा सोने के सिक्के जो थे इनके काल में सुवर्ण कहलाते थे। तो ये सब कुछ कुल मिला करके सिक्कों से प्रश्न थे। जो 35 चांदी के सिक्के होते थे उसके बराबर 1 सोने का सिक्का होता था जिसको हम सुवर्ण कहते थे। इसके बाद धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो धार्मिक व्यवस्था में जैसे कुछ देवी देवताओं की पूजा के संबंध में जानकारी मिलती है, जैसे शिव, गौरी, इंद्र, कृष्ण, पशुपतिनाथ की पूजा का उल्लेख मिलता है। तथा गौतमीपुत्र सातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा गया और इन्होंने
इनके समय में सिर्फ ब्राह्मणकालीन व्यवस्था का ही जन्म नहीं होता है, यानी जब आप पुष्यमित्र समूह को पढ़ते हैं तो सिर्फ ब्राह्मण धर्म का उद्भव नहीं होता है, यहीं से शुरुआत होती है वैष्णव धर्म को भी अग्रणी करने का। और जब आप इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ेंगे यानी कि गुप्त काल में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि गुप्त काल में जो सबसे महत्वपूर्ण धर्म भारत में उभरता है वो वैष्णव धर्म होता है। तो इनकी शुरुआत जो है इनके मूल में यही लोग हैं, यानी कि ये पुष्यमित्र समूह और फिर ये सातवाहन लोग। तो यहाँ पे आपने देखा गौतमीपुत्र सातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा गया। कला एवं भाषा की बात करें तो इनकी भाषा प्राकृत थी। और अब बात करेंगे चेदी वंश या महामेघ वाहन वंश की। तो ये चेदी वंश कहाँ के क्षेत्रों में है? तो कलिंग के क्षेत्र में, वही कलिंग जिसको अशोक ने जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। तो वो उसी जगह पे एक वंश का उद्भव होता है जिसे चेदी या महामेघ वाहन वंश कहते हैं। इसकी जानकारी हमें खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है और इस वंश का संस्थापक महामेघ वाहन होता है। अब इससे बहुत प्रश्न नहीं बनेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे जिनपे चर्चा कर लेते हैं। खारवेल जो था उसने जिन शीतलनाथ की मूर्ति मतलब उसने मगध पर चढ़ाई की और जिन शीतलनाथ की मूर्ति को वापस लाता है, ये वही जिन शीतलनाथ की मूर्ति है जो जब आप पढ़ रहे थे मौर्य वंश तो वहाँ पे आपने देखा था महापद्मानंद को। तो वही महापद्मानंद जो है जिन शीतलनाथ की मूर्ति को मगध लेकर चला गया था, इसको जीत करके लाता है खारवेल और अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करता है। तथा जैन लोगों को भूमि दान देने की व्यवस्था का जो प्रचलन है या फिर जैन लोगों को भी भूमि दान दी गई, इसका उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। तो अगर आपसे कहीं पे पूछेगा कि हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किससे है तो राजा खारवेल से। तथा इसके संबंध में बताया जाता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहा है और इसने कई सारी विजय हासिल की हैं। तो दक्षिण के जो राज्य थे चोल, चेर और पांड्य, इन तीनों के शासकों को हराता है खारवेल। कुल मिलाकर कलिंग का अत्यंत महत्वपूर्ण शासक है ये। और उसके बाद इसने कई प्रकार के गुहा विहारों का निर्माण करवाया, जिसमें उदयगिरी की 19 गुफाएं तथा खंडगिरी की 16 गुफाओं का निर्माण करवाया, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ओवरऑल जो है चैप्टर में बहुत ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितने प्रश्न मैंने बताए हैं उनको देख लीजिएगा। और अगर बहुत डीपली पढ़ने की इच्छा हो तो थोड़ा बुक की भी हेल्प लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव बनाइए और देखिए, जब आप बुक उठाएंगे ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए तो आपको बहुत सारे प्रश्न इन चैप्टर से भी मिलेंगे। तो कुल मिलाकर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।